नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जब से सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, तब से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष ने विरोध के सुर और तेज कर दिए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह फिर गरजे हैं। साफ कह दिया कि मनमोहन सरकार में लालू यादव को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को आखिर राहुल गांधी ने क्यों फाड़ा था, तब उनकी मंशा क्या थी। अगर उस दिन उनमें नैतिकता थी तो अब नैतिकता कहां चली गई। इसी के साथ शाह ने आम चुनाव में कांग्रेस की लगातार 3 हारों का जिक्र भी किया और सवाल पूछा कि क्या आपकी नैतिकता बदल गई है समय के हिसाब से। उधर शाह के बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। शाह को संविधान की याद बार बार दिलाई जा रही है। कुल मिलाकर नैतिकता पर पक्ष विपक्ष में आर पार की लड़ाई शुरू है। अगले आधे घंटे राजनीति में नैतिकता पर रार पर हम चर्चा करेंगे, बात होगी। कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। राजनीति में सवाल नैतिकता का है, संसद के चलने का है, विपक्ष के हंगामे का है और सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और पूरे विपक्ष से है। संसद में कांग्रेस 130वें संशोधन विधेयक का मुखर होकर विरोध कर रही है। इस पर शाह ने पूरे विपक्ष को साल 2013 की याद दिला दी, वो दौर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के अध्यादेश को फाड़ दिया था, वो भी सिर्फ लालू प्रसाद यादव को राहत दिलाने के लिए। शाह ने राहुल को वो दौर याद दिलाते हुए कटाक्ष कर दिया। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं आप। निश्चित रूप से अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी वो जेपीसी का बहिष्कार करते हैं तो सरकार के पास विकल्प। अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था। अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या, क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पर स्थित है। दोहरा मापदंड। अमित शाह ने राहुल और पूरे विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया। आखिर अमित शाह राहुल पर हमलावर क्यों हुए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। साल 2013 के उस दौर को याद कीजिए। चारा घोटाले में लालू यादव दोषी ठहराए गए थे। इसके बाद मनमोहन सरकार एक बिल लाई थी। बिल में सांसदों, विधायकों को 3 महीने की मोहलत दी गई थी। बिल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से नकारा गया था। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से बिल का विरोध किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी। बाद में इसे वापस ले लिया गया था। अमित शाह इसी दौर की याद राहुल को दिला रहे हैं, बार बार नैतिकता की याद दिला रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री क्या जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है? इन्हीं सवालों पर राजनीति गरमाई तो विपक्ष भी हमलावर हुआ, संविधान की याद दिला दी। विरोध हमारा अधिकार है। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी तो वो भी करती थी इसका प्रयोग, और स्वर्गीय जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, पढ़ लीजिएगा, तब आप नहीं थे यहां, तब आप गुजरात में रहे होंगे, उन्होंने कहा था विरोध हमारा अधिकार है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, आज भी अगर आप देखें तो कायदा तो है ही ना, पीएमएलए का एक्ट है ही ना, और एक नया कायदे की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड डिटेंशन इस देश में, संविधान में, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ आपको गिल्टी भी नहीं है। आप कोई भी किसी को 30 दिन के लिए अगर डाल दे जेल में तो कैसा चलेगा? आप निकाल देंगे उस आदमी को। द राइट ऑफ रिमूविंग अ मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो आप उसका भी अधिकार ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बात करनी पड़ेगी, हम सब यूनानिमसली निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर 130वें संशोधन विधेयक को लेकर संसद से सड़क तक राजनीति गरमाई हुई है। शाह नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं।
विपक्ष संविधान की याद दिला रहा है, हंगामा जारी है और इसका अंत कहां होगा फिलहाल कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो नैतिकता पर इस वक्त रार मची है कि 11 साल पहले या 12 साल पहले अगर नैतिकता थी तो आज आखिर क्या हो गया, बदलाव क्यों है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दरअसल लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है। जो पक्ष में बैठे हैं, कभी वो भी विपक्ष में थे, वो भी विपक्ष में रहते हुए अपना विरोध करते थे, और आज अगर कोई विपक्ष में है, कोई दल है, वो अपना विरोध करता है तो उसमें ऐसे कानून, ऐसे कायदे बनाकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। खासतौर से 30 दिन वाले क्लॉज पर सबसे ज्यादा आपत्ति है कि 30 दिन के बाद अगर 31वां दिन होता है तो फिर वहां पर उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। और इसी बात को लेकर यह डर, यह आशंका विपक्ष के मन में है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर लाया गया प्रस्ताव है, बनाया गया कानून है या बनाए जाने की बात की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि अभी भी आप चर्चा में शामिल हो सकते हैं, जेपीसी के सामने होगा। विपक्ष के कई ऐसे खेमे हैं जो कि कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ तो हैं, लेकिन इस मामले पर वो अपने आप को जेपीसी से अलग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेपीसी में हम शामिल भी नहीं होंगे। लेकिन सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की खासतौर पर दिख रही है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने फिर से गृह मंत्री के नाते अपना मोर्चा संभाला और उन्होंने बातचीत के दौरान विस्तृत न सिर्फ जानकारी दी बल्कि साथ में यह भी कहा कि आखिर डर किस बात का है। मेरे ऊपर अगर व्यक्तिगत आरोप लगाते हो तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जिस वक्त मुझ पर आरोप लगा अगले दिन मैंने इस्तीफा दिया, मेरी जमानत में 2 साल लग गए, उसका भी ब्यौरा उन्होंने सामने रखा। तो मेरी तुलना नहीं की जा सकती, ये उन्होंने सफाई भी दी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम तारुफ करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यश श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के फिलहाल जुड़ चुके हैं। यश, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सीधा सवाल, अब जेल से सरकार पर सीधी तकरार है, क्या वाकई जेल से सरकार चलनी चाहिए? जो सत्ता में बैठे हैं उनकी या जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी? इसी को नैतिकता के आधार पर एक सवाल के तौर पर पूछा जा रहा है। जी, तो अतुल जी, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपसे पूछूं। लाइट है पूरा। बोलिए बोलिए यश, बोलिए। जी, तो अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए के लिए आ जाता है कि अगर आपके YouTube में है कि भाई सर ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ, कॉलेज छात्रा पर हमला, स्ट्रीट डॉग्स बने काल, और मान लीजिए इस पे कोई आपत्ति उठा देता है कि स्ट्रीट डॉग्स काल कैसे बन गए, काल का मतलब समय, और आपके ऊपर ये बिल ला दिया जाता है कि भैया ये झूठी खबर है, गलत है, इसलिए 30 दिन तक आपका चैनल, अगर इसका जो है उस पर कुछ एक्शन होगा और 31वें दिन आपके चैनल के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी या जो कुछ भी होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या लीगल एड है इसके खिलाफ? तो बात ये हो गई है कि वही जो अभी आपने बहुत प्रचलित एक कहावत है, दूध ना दही खाता ना बही, जो भाजपा बोल दे वो सही, ये तो वो बात हो गई। और अमित शाह जी बता रहे हैं कि हमारी तुलना नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें जेल में बंद लोगों के बारे में बात की गई है, तड़ीपार लोगों के बारे में बात नहीं की गई है। तो बढ़िया, अच्छी बात है, आपके जो मन में आए वो बोलिए आप। ये तो पक्का है कि भाजपा ने ना सिर्फ राजनीति को बल्कि मीडिया को भी मजाक बना दिया है, क्योंकि आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने किसी चैनल में जाके इंटरव्यू दे दिया, उस पर हम आपसे चर्चा करें। कल को इनके कोई जाके रील बना लेंगे तो उसके बाद हमारे साथ रील बनाने पर हो जाएगी मीडिया कि चलिए रील की रील। तो ये बात सोचनी चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ अतुल जी, मैं पूरे मीडिया की नहीं, आप व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। मैं बड़े आराम से सुन रहा हूँ आपको। आप व्यक्तिगत चाहे तो बोल सकते हैं। आजकल व्यक्तिगत बोलने का बहुत ज्यादा कल्चर नया पैदा हुआ है। कभी नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत लोग मना करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं धैर्य के साथ सुनूंगा। जब मैं बोलूंगा तो आप भी धैर्य के साथ सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मीडिया को ये सोचना चाहिए कि इस समय हमारे पास पूछने के लिए कितने कठिन सवाल हैं सरकार से। सही बात। आज बिहार सोशल मीडिया ने पूरे बिहार की जनता को एक जाति सूचक टिप्पणी की है, विपक्ष के फोटो लगा के की है, लेकिन जाति सूचक शब्द बोला है। कितनी चर्चाएं हो रही हैं उस पे। वोटर अधिकार यात्रा में पूरा बिहार साथ में उड़ा हुआ है, कितनी चर्चाएं हो रही हैं। हम यहाँ बैठ के इनके जवाब देंगे, ऐसा क्या बोल रहे हैं जो पिछले 11 साल में आपने नहीं सुना। सही बात। इनके पास विपक्ष को आड़े हाथों लेने के लिए खूब है, लेकिन ना ये पाकिस्तान को आड़े हाथ ले पाए, ना चीन को, ना अमेरिका को। ये तो पाकिस्तान से मैच करवा रहे हैं जिसने हम पर हमला करवाया था। अब मैं बोलूं,
जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार पाल भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। रामकुमार पाल, बहुत स्वागत है आपका भी। आप जवाब दें उसके पहले जरा मैं कुछ सवाल का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि मेरे सवाल का सीधा सवाल के तौर पर जवाब पूछा गया था। यश, जब आपने कहा ना कि यूट्यूबर क्या करेंगे और उसका क्या मिलेगा, तो उनके पास लीगल ग्राउंड क्या होगा, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि लीगल ग्राउंड तब क्या था जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और आप 11 साल पहले एक प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, और उस वक्त नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। वो तब कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। आज के दौर में अगर में ऐसा होता है, कोई यूट्यूबर या कोई ब्लॉगर ऐसा लिखता है, वो 30 दिन के लिए या 15 दिन के लिए जेल चला जाता है, या उसका यूट्यूब रोक दिया जाता है, उसका लीगल ग्राउंड क्या होगा वो कोर्ट में जाएगा, देखेगा। कांग्रेस के नैतिकता पर सवाल था। अब आप आ गए मीडिया पर कि हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, तो मैं चर्चा बताता हूं। आज नहीं, आज से कई साल पहले मीडिया को ऐसे सवालों से पूछा गया था और रोका गया था, तब भी आपने गलती आज जाकर मानी। मैं बरंजस्ती का जिक्र कर रहा हूं, फिर आप कहेंगे बार बार क्यों दोहराते हैं, चलिए मैं भूल जाता हूं, छोड़ देता हूं। आज आपने कहा कि बिहार पर चर्चा नहीं हो रही, भाई बिहार पर हर दिन सुबह शाम हम चर्चा कर रहे हैं। आज आप लोग आराम कर रहे हैं वहां पर, इसलिए शायद हमारी चर्चा थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 7 बजे का प्रोग्राम देखिएगा, पहली खबर वहीं होगी और विस्तृत तौर पर उसे हम रखेंगे। क्या क्या वहां पर चर्चा हो रही है वो भी दिखाएंगे। जाति सूचक शब्दों का कब कब इस्तेमाल किया गया था, उसकी परंपरा ना तो आपके नेताओं ने छोड़ी है और ना बीजेपी के लोगों ने छोड़ी है, वो भी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। अमित शाह ने क्या कहा है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अमित शाह ने आपके एक सवाल का जवाब दिया है, हो सकता है किसी व्यक्तिगत चैनल को दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक फोरम में उनकी बात की चर्चा हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हमसे तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने ही कोई परंपरा बनाने की कोशिश की थी, उस परंपरा पर चर्चा हो रही है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हो जाएंगे जिनका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए व्यक्तिगत ना तो मैं हूंगा, ना आप होइए और ना रामकुमार पाल होंगे। यहां पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई कोई ऐसा कानून आ रहा है जिससे विपक्ष को डर है, आशंका, और वो डर आशंका जायज है। बीजेपी उसका जवाब देगी, और तभी एक कानून पास नहीं हुआ, जेपीसी में गया है। जेपीसी में अकेले सत्ता पक्ष के लोग नहीं बैठते हैं, वहां पर विपक्ष के लोग भी हैं, आप वहां पर भी चर्चा कर सकते हैं, एक विकल्प आपके पास है। अभी से क्यों इतनी डर और आशंका है, संतुष्ट हो गए या नहीं हुए? आप पाल जी को सुन लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा, नहीं बोल नहीं पा रहे हैं? नहीं, बोल तो पा रहा हूं, पर पाल जी चलिए मैं बोल देता हूं। बोल लीजिए, उसके बाद रामकुमार पाल बोलेंगे ना, आपके सवाल का सीधा वो जवाब देंगे। एक मीडिया कर्मी होने के नाते आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, आपने हमें तय करने का अधिकार जो हमारा था वो भी छीन लिया। आपने कहा नहीं, आप ही तय करेंगे कि मीडिया पर डिबेट किसकी होगी। भाई खबर हमें तय करना है, दिन भर में पूरे स्लॉट में हर एक खबर पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप एक 5 से 6 के स्लॉट में आए हैं तो वो भी आप तय करके आइए पहले से कि मैं किस पर चर्चा करूंगा, या बीजेपी तय करके आए, फिर हम उस पर चर्चा कर लें। तो आप लोग पहले बता दिया करिए, आप और बीजेपी दोनों बता दिया करिए कि मैं किस पर चर्चा करूं, हम चर्चा कर लेंगे। अब वो तो आप बीजेपी से पूछ लीजिएगा। आपसे पूछूंगा नहीं सर, फिर आपको बुरा लग जाएगा, फिर पूछो, आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप कहेंगे नहीं बीजेपी से कैसे पूछ लिया, हमसे क्यों नहीं पूछा। तो मैं तो कह रहा हूं आप भी बता दिया करिए। हमसे नहीं पूछने की आदत तो हमें 11 साल से है। नहीं 11 साल नहीं, मैं जो YouTube फिर तो 75 से जाइए, फिर तो 75 से जाइए, जब फिर जाने दीजिए। अब पुराना याद दिलाऊंगा तो कहेंगे जाने दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। नहीं तो मत जाने दीजिए, गलती की थी कि नहीं की थी, तब भी तो पूछा था पत्रकारों ने, तो जेल में डाल दिया था। अरे पाल साहब की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि जेल में डाल पाएंगे अभी फिलहाल। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। अरे मैं तो कह रहा हूँ मीडिया कर्मी हूं, मैंने कब कहा मेरी बात कर रहे हैं, मैंने कब कहा कि अतुल प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, मैंने कहा मीडिया कर्मियों की बात। जब 75 में पूछा था तो जो लोग थे पार्टियों के, उनको भी, जो कि राजनीति करते थे उनको भी, और जो पत्रकार थे उनको भी जेल में डाल दिया था। पाल साहब से पूछे, उनकी हिम्मत है मुझे जेल में डाल देंगे अभी। अब वो तो वो जाने और आप जाने, आप बता दीजिए ना, आपका तो पुराना अनुभव है ना, आपका तो पुराना अनुभव है, अपने पुराने नेताओं प्रवक्ताओं से पूछा नहीं है आपने, नए नए प्रवक्ता बने ना आप अभी। अतुल जी जवाब बोल लेंगे तब। चलिए, नहीं मैं तो शांत हो गया, बोलिए। जुड़ गया हूँ, आ रहा हूं, मुझे पता है आप जुड़ गए। मैं तो ये कह रहा था कि ये देखिए, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपके चैनल का है, इसमें यूएस तक फियर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई आपत्ति उठाता है कि यूएस तक फियर का जवाब देंगे भाई, उसका जवाब देंगे। हाँ जी बताइए सर। आ रहा हूं सर, पाल साहब आ रहा हूं, जरा यश को बोलने दीजिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कि बताइए, मान लीजिए चाची को मूछे होंगी तो उनको चाचा कहूंगा, ऐसा नहीं होता है ना, चाची चाची होती है, चाचा चाचा होते हैं। तार्किक बात रखिए, जल्दी से बताइए। अतुल जी, यही तो हम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई भी जाके किसी को भी मूछे, अरे कोई भी जाके कैसे कह सकता है भाई, कोई भी जब जाएगा तो उसका ग्राउंड होगा ना, कुछ लीगल ग्राउंड्स होते हैं,
उन ग्राउंड्स के आधार पर होगा। अगर सदन के अंदर पास नहीं हुआ, जेपीसी में भेजा गया है, तो वहां पर कुछ चर्चा होगी। जेपीसी में विपक्ष भी होगा, विपक्ष भी रखेगा अपनी बात, कहेगा भाई 30 दिन का क्लॉज क्यों डाल दिया, इससे हमारे मन में डर है। अगर वहां पर भी सहमति नहीं बन पाती है तो आपके पास कोर्ट है, न्यायालय है, कुछ तो होगा, कोई तो लीगल ग्राउंड होगा जो न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हवा में सब बातें होंगी। डर विपक्ष को नहीं है। किसको है? विपक्ष ये अतुल जी, एक तो विपक्ष को आप टारगेट ना समझें। अरे मैंने तो सवाल पूछा भाई, मैं रामकुमार पाल से अगर सवाल पूछूंगा तो मैं टारगेट करके पूछूंगा। अरे अतुल जी, मेरा सीधा सवाल होगा रामकुमार पाल से कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी आज उनको? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े रुष्ट हो गए। हाँ, रुष्ट हो गए। यही होता है, जब सवाल पूछा जाए ना तो आदमी रुष्ट हो जाता है, फिर रुष्ट हो जाता है। जैसे आप अभी देखिए हंस रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। बहरहाल रामकुमार जवाब है, आप बोलने अच्छा जवाब, नहीं दे अरे रहे तो भाई जवाब दे दीजिए ना, फिर गोल गोल जल्दी मत बीच में बोलते जाएंगे तो कैसे दूंगा मैं जवाब? बीच बीच में आप जवाब देते जाइए ना। आपका चैनल चलने दीजिए। अरे बोलिए तो भाई, जवाब जल्दी दीजिए, मेरा चैनल नहीं है। जवाब ये है, सुनिए, आप मेहमान है उस चैनल पे कि आप यदि किसी कन्विक्शन के बाद ये बात करते तो समझ में आता। यहां पे ये हो गया है कि हम अपने तरीके से 30 दिन कैसे भी लॉकअप में रख लेंगे और बोल देंगे चलिए 31 दिन होगा, इस्तीफा दीजिए। यहां ये तकलीफ है, और उसमें विपक्ष को डर नहीं है। टारगेट आप नहीं बना रहे हैं, टारगेट ये लोग विपक्ष को भी नहीं बना रहे हैं। ये इनका टारगेट है देश की जनता, देश के संसाधन। विपक्ष और हम जैसे लोग सिर्फ रास्ते में रुके हुए हैं इनके। इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आप पूरे सामने खड़े लोगों को हटा देंगे तो उसके बाद जो कुछ भी है उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक पता है कहावत है, चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को लॉलीपॉप देना ना एक बड़ी अच्छी कहावत है। और कुछ ना मिले, यश भाई एक सेकंड, अब मैं रामकुमार पाल के पास जाऊंगा, लंबी चर्चा आपसे कर लिया। एक लॉलीपॉप देने का बहुत अच्छा मुहावरा है, कहावत है, जब कुछ ना मिला ना तो जनता को आगे कर दो। मतलब कानून आ रहा है माननीयों के लिए और जनता को आपने आगे कर दिया। लड़ाई लड़ेंगे आप और बीजेपी जो है सिर्फ जनता के लिए, लेकिन माननीयों के लिए कानून पर आपको आपत्ति है। अरे भाई, जनता तो सब कुछ देख रही है। जिस तड़ीपार का बार बार जिक्र करते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि भाई 2 साल उनको जमानत मिलने में लग गई तो क्या प्रावधान थे, उस पर भी आप जवाब नहीं पा रहे। और जब उनको तड़ीपार आप कह रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझ पर जब आरोप लगा तो मैंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया, उसका भी कोई जवाब अगले दिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। रामकुमार पाल और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे आप जवाब लीजिए, लेकिन उन्होंने अगले दिन इस्तीफा नहीं दिया था। अरे नहीं दिया था, दिया था, उनसे आप पूछिए। मेरा सवाल सीधा है कि अरे ये तो आपने बोला है तो मैं आपसे बोल रहा हूं। जनता के नाम पर जनता का कंधा इस्तेमाल करके कब तक आप लोग एक दूसरे के पीठ पर वार करेंगे? आमने सामने चर्चा करिए, जेपीसी में जाइए, चर्चा करिए। आप कहिए कि भाई क्लॉज क्यों डाल दिया है, हमारे मन में डर है, जनता के मन में डर है, हम जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर अमित शाह जी, रामकुमार पाल, अगर हमें कंधे नहीं चाहिए तो अमित शाह जी क्यों इंटरव्यू देने चले गए? आ जाते वो भी जेपीसी में। ये माहौल तो आज उन्होंने खड़ा किया। मैं बताता हूं, बहुत लोग याद नहीं दिलाते। कुछ दिनों पहले ना प्रधानमंत्री आम खाते हैं। अच्छा, वो याद दिला रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। मुझे याद आता है बहुत साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था सोनिया गांधी का, जिसमें पूछा गया था कि रोटी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। तो अलग अलग दौर की बात है भाई, कभी उनका दौर था, कभी उनका दौर है, ये चर्चा चलती रहेगी। इसको याद मत करिए, शायद आपको पता भी नहीं होगा। बहरहाल रामकुमार पाल, मेरा सवाल सीधा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हो सकता है कि हम जनता की कोई आवाज उठाएं और उस आवाज को उठाने में 30 दिन लग जाए और आप 30 दिन के लिए हमें जेल में डाल दें। 31वें दिन हम कोई मौका हमारे पास होगा ही नहीं, विकल्प नहीं होगा। इस कानून की फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे थे, एसआईआर का मुद्दा था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो कि कई साल से चले आ रहे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया। एक और नया शिगुफा आपने छोड़ दिया, क्या मतलब है? और फिर आपके गृह मंत्री या देश के गृह मंत्री जाकर कह रहे हैं कि मुझसे कोई तुलना ना करे, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और ये सदन के अंदर रखा हुआ है। सदन की महानता है, सदन में बात कोई ऐसी बोगस कभी रखी नहीं जाती और कहीं भी नहीं जाती है। सदन में इसकी जरूरत इसके लिए पड़ी कि जब केजरीवाल जितने महीने उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट असहाय हो गया, बोले कोई कानून ही नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। जो केजरीवाल सारे लोगों को, देश के सारे माननीयों को चोर बोलता था, चाहे वो शरद पवार जी, चाहे सोनिया जी हो, चाहे कोई हो, वो उसने एक नई मिसाल की। उसके लिए कानून लाना पड़ा और कानून बनाने के लिए सदन में पेश होता है, किसी की हिटलरशाही से नहीं होता है। पूर्व की बातें छोड़ दीजिए, और इसके लिए ये किया गया है और सदन में इनको जगह है बोलने करने की, इनका सुझाव देने की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या
वो होर्डिंग पे लगाने वाला काम नहीं था। सदन है, सदन ही महान है और कानून में सदन ही महान है। जो ये लेके कहते हैं संविधान, वो संविधान पढ़ना चाहिए, वो संविधान पढ़ना चाहिए, इनको अपने अंतरात्मा से झांकना चाहिए देश के लिए। और दूसरी बात, आज तक पहले कानून बना तो प्रधानमंत्री को उस दायरे से बाहर रखा था, आज यहाँ प्रधानमंत्री भी इस दायरे में आ रहा है और उसके बीच में 30-31 दिन कोर्ट है। कोर्ट भी देखता है कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, ऑफेंस कैसा है। कोई किसी ईडी और सीबीआई के कहने से नहीं होता है, उन लोग देखते हैं रिकवरी क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या चीज है। कोर्ट भी एक बीच में 30 दिन है ना, कोर्ट को भी उसके लिए भी कोई सुझाव इनका भी दे। ये तो सीधा इनकार कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इस संविधान में चेंजेस लाने का सिर्फ इन्हीं का अधिकार है। ये राजाशाही के और इनका एटीट्यूड देखिए ना, इनकी एटीट्यूड सदन में देखिए, इनकी एटीट्यूड सड़क पे देखिए। अगर ये कहते हैं कि जो चोरी है या जो वोट की गलती है तो उसको सुधार कौन करेगा? चुनाव आयोग ही करेगा ना, उसके अलावा तो कोई पार्टी, बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रामकुमार तो पाल, नहीं कर अगर सकता। सुझाव का आप इतना स्वागत कर रहे हैं तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि सुझाव आपने पहले ही ले लिया होता, सदन में आने से पहले आपने सर्वदलीय सुझाव ले लिया होता तो शायद जेपीसी में जाने तक की भी नौबत नहीं आती। नहीं होता है सर, ये जो कमेटियों में भेजने का इन्हीं का रूल्स है। लाखों मैटर इन्होंने कमेटियों में भेजा, रिजल्ट नहीं आना। पर कमेटी तो संविधान की होगी, वो एमपीज होंगे उसके अंदर, राज्यसभा के लोग होंगे, कानून नहीं होगा ना उसमें। ये इनके जैसा नहीं है कि हमको सदन में नहीं पेश करना है। कई चीजें इन्होंने रिकॉर्ड की हैं कि सदन के बिना कई कानून बनाए हैं, जैसे 35A बनाया है, 30 धारा बनाई है, कई कानून इन्होंने बनाया। पर उस तरह से सदन, उस तरह से कानून में नहीं लिखा है। हमारे दादा बाबा साहब आम्बेडकर के कानून में वो नहीं लिखा है। जो है वो सदन है। सदन में पक्ष विपक्ष जितना वैल्यू आज पक्ष का है उतना ही एलओपी का भी दायित्व तो बनता है। एलओपी कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। अगर प्रधानमंत्री है तो उतना एलओपी की भी पावर है। इन्होंने कभी पावर तो देखी नहीं, डिवाइड की नहीं है, अपने घर में रखे हैं। और इनके पास राजा चाहिए, समझ रहे हैं कि देश के राजा है। तो ऐसा आज के तौर पर नहीं वो नहीं समझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ना तो वो ऐसा समझ रहे हैं, विपक्ष ये नहीं समझ रहा है कि वो राजा है। वो कह रहे हैं कि ना तो हम राजा हैं और ना ही हमें डर है। असल में जनता को इस बात का डर है। यश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनके नेताओं को विपक्ष को डर नहीं है, जनता को डर है। जनता इनको बताई है और जनता इनको आगे भी बताएगी। ये जितना भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आज ये माननीयों से अधिक युवा बच्चे समझ रहे हैं हर चीज को। और जो आप अतुल जी, जो आप लोग मेहनत करते हो, डिबेट्स करते हो, उसको सुना जाता है देश में। आज नेताओं से बड़े बड़े एक बच्चों की बाइट जो आती है, ये नेता उतना बोल नहीं पाएंगे, ऐसी जवाब देते हैं मीडिया में। तो ये जनता समझदार है और बहुत समझदार, बहुत अच्छे से इसका जवाब देगी। उनको झूठ और सच समझ आता है। वो पहले के जैसे नहीं थे कि हाथ का पंजा, वो नहीं रह गया। अब समझदार हो गए। 11 सालों में बहुत कुछ समझ में आ गया उनको। ये 11 साल की सफलता है। ये सब वो वही समझ रहे पुराने वाले, वो नहीं, वो दौर चला गया। दौर ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। एटीट्यूड के कारण रामकुमार पाल का कहना है कि अगर जनता को वाकई कोई दिक्कत होगी तो जनता उसका जवाब देगी, चाहे आपको देगी या बीजेपी को देगी या बाकी और दलों को देगी। लेकिन आपको चर्चा करने का मौका सदन के अंदर भी था, वहां पर भी आप चर्चा नहीं कर पाए। जेपीसी में है, वहां पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जनता की आड़ में छिप रहे। दूसरा सबसे अहम सवाल कि जिस वक्त ये बिल आया, ठीक है, आपत्ति करने का आधार पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में हमेशा रहता है, लेकिन जब आपकी पार्टी और बड़े वरिष्ठतम नेता है, बड़े ज्ञान पुरुष हैं, उनके नॉलेज पर वाकई कोई शक नहीं किया जा सकता। शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम क्या बोले। अगर कोई आपराधिक गतिविधि से जुड़ा व्यक्ति है तो क्या उस पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए? बंटवारा नहीं दिखता आपको खुद आपकी पार्टी में? नहीं, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अभी मैंने वो एक्ट पढ़ा नहीं है, तो इस बात को हम वहीं पे रोक देते हैं। अच्छा, बाकी ये है, देखिए बीजेपी वाले इस समय क्या बोल रहे हैं, और पाल जी को मैं सुन भी रहा हूं, उनका एक लहजा है, एक रवैया है। पूरी बीजेपी के इस लहजे और रवैये में एक फर्क आया है कुछ समय से। पहले ये बड़ी शान से, बड़े आराम से ये मजाक उड़ाते थे सबका, हर दूसरी पार्टी का, हर दूसरे नेता का, इतिहास के बड़े बड़े महापुरुषों का, महिलाओं का, सबका। आज भी वही, इसीलिए मैंने आपको बोला, बिहार सोशल मीडिया पे आज इन्होंने जाति सूचक बात करी है, गलत है, उस पर लीगल एक्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अभी ये जो वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी का खुलासा है, उसके बाद इनके लहजे में अचानक ये बदलाव आ गया है। अचानक ये बड़े दीनहीन सुर में हमें कोस रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, लोगों को जेल में डाल दिया। अचानक इनके अंदर सिंपैथी खींचने की इच्छा जाग रही है।
ये जो बदलाव है ना अतुल जी, ये जनता का दिया हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा में जनता ने जो अभूतपूर्व समर्थन दिखाया है, वो बात राजनीति से आगे जा चुकी है। इनके पास असल में बहुमत है ही नहीं, और अगर ये इतने ईमानदार होते अपने कानूनों के प्रति, तो इस कानून के आने के पहले भी हर अपराधी के लिए संविधान में सजा के प्रावधान हैं। इनके बड़े बड़े, वो प्रज्वल रेवन्ना का क्या किया इन्होंने? चलिए ये वाला कानून नहीं था, लेकिन एक नागरिक तो प्रज्वल रेवन्ना तब भी थे। क्या उन्हें एक नागरिक की तरह सजा मिल सकी? नहीं। क्या महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करने वाले को सजा मिली? नहीं। क्या हाथरस के अपराधी को सजा मिली? नहीं। इनके आदमी को कुछ नहीं होता। एक इनका कौन था, वो अपने आप को दीवान बता के उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी, उस तक को सजा नहीं मिली। और ये हमें बता रहे हैं कि नेताओं पे लगाम कसेंगे। चलिए हेमंता बिस्वा शर्मा पे कब कर रहे हैं आप केस? इतने बड़े स्कैंडल से आप खुद निकाल के लाए। महाराष्ट्र में किसी को चक्की पीसिंग करते थे, अभी वो आपके साथ हैं। क्या इन पर केस होगा? क्या इन्हें 30 दिन जेल में डाल के इनके पद छीने जाएंगे? एक पार्षद के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करती है भाजपा। अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी कल की खबर है, जो एक महिला के साथ हुआ है दहेज के चक्कर में, वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी निकला। ये उस पर कार्रवाई करके दिखा दे, तब बात करेंगे इस कानून की। बताइए भाई पाल साहब, बड़ी दूर तक ले गए अतुल जी, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर वो नोएडा केस तक उन्होंने आपको लपेट दिया। उनका कहना है कि जहां है बीजेपी ही है। प्रज्वल रेवन्ना की सजा को लेकर भी उन्होंने सवाल कर दिया। हेमंत विश्व शर्मा को लेकर सवाल कर दिया। नोएडा की घटना जो घटना है, जिस पर कई पार्टियों ने भी अपना स्टैंड रखा है, लेकिन उसे एक आपराधिक घटना माना है, उसमें भी बीजेपी का स्टैंड यश को दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि चक्की पीसिंग तो 70,000 करोड़ का घोटाला किसके कार्यकाल में था? इन्हीं की भागीदारी में था ना। इनका ही डेप्यूटी सीएम थे ना वो अजीत दादा पवार। मैं नाम लेके बोलता हूँ, किसके थे वो? कार्रवाई की क्या करा जाए और लोन ये लोग दे, सब कुछ ये लोग करे, बाद में जो आया है उसके ऊपर ढकेल दे। किसके साथ था वो अजीत दादा पवार? बताइए ना, किसके साथ थे ये आसाम के मुख्यमंत्री? अरे चोरी आप कराओ, डाका आप डलवाओ, और बाद में आरोप भी हम ही पे लगो। आपके साथ नहीं थी 70,000 करोड़ की चोरी जब हुई थी डैम घोटाला? किसके साथ था वो व्यक्ति? किसके साथ था वो व्यक्ति? बताइए ना। कोई केस यहाँ, तुम्हारे तो सब रफा दफा होते हैं, यहाँ तो सारे केसेस चल रही है, किसी से कोई चीज हटाई नहीं गई है। तो ये कहने से पहले सोचिए, देखिए कि आज देश देख रहा है, हमारे लोगों को सुन रहा है। और आप कहे कि संविधान साहब, सदन में इन्होंने जो सेकुलरिज्म लाया था, सेकुलर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि माइनॉरिटी और सेकुलरिज्म एक साथ नहीं आएगा, तो इन्होंने क्या किया था 76 और 77 में? क्या किया था? किस तरह वो, क्या सेकुलरिज्म का किसी सदन में पास हुआ है क्या? किस सदन, उच्च सदन में पास हुआ? बताएं देश को। इनकी सारी बातें झूठ है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एसआईआर का मसला है, वोट चोरी का मसला है, उसको डिसाइड कौन करेगा? चुनाव आयोग ही ना मोदी करेंगे, ना राहुल करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट करेंगे, एक स्वायत्त संस्था वही करेगी। फिर किसको लाना चाहते हो आप? और चोरी की बात तो करे, और चोरी की इंक्वायरी करोगे, कौन करेगा? और जितने लोगों का राहुल भाई ने नाम लिया, उतने लोगों ने आके अपनी बाइट दी। इनके कार्यकर्ता खुद बदमाश है, जो राहुल के सामने लाके बुलवा देते हैं, और पीछे उनकी सारे लोगों की बाइट है कि अब जितेंद्र मांझी को चाबी दिया इन्होंने मांझी को। अरे उसका घर पहले से बना हुआ था, खाली प्लास्टर और कलर मार के दे दिया। खुद ही मीडिया के बाइट में कहा, सारी मीडिया इनके 6 महीने की तलाश में, मीडिया 2 महीने में सारी दो दिन में रिपोर्ट निकाल के देती है, और हर आदमी की बाइट चलाती है। मांझी को दे दिया चाबी, घर उसका पुराना खुद का, वो स्वयं अपने मुख से कह रहा है, कोई ब्रिजी के प्रवक्ता नहीं कह रहा है। तो ये छलावा झूठ कितना दिन करोगे? और कर लो, 99 बार तो जीरो आया है, और 99 बार आ जाएगा। ठीक है, यश जवाब देंगे भाई। एक और इसी में सवाल जोड़ देता हूं कि चलिए, आपकी आपसी लड़ाई चलती रहेगी, वो चलती रहनी चाहिए। बहुत लंबा समय बीजेपी ने विपक्ष में गुजारा था, उनको उसका अनुभव है। अब सत्ता में है तो शायद हो सकता है आपकी नजर में उनको गुमान हो गया हो, हालांकि वो कहते हैं कि गुमान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन नैतिकता का जो प्रश्न है उस पर तो सवाल हो सकता है ना। जो कांग्रेस के उस समय की सरकार चाहती थी कि वो कोई चारा घोटाला करने वाला हो या कोई भी आपराधिक व्यक्ति हो, उसके खिलाफ एक कानून आए। अब उस कानून को लेकर आज इतने लंबे समय के बाद आपके पास भी मौका है कि आप भी सत्ता पक्ष के साथ जेपीसी में चर्चा कर सकते हैं। तो फिर समस्या कहां आ रही है? 30 दिन पे आ रही है तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। कुछ और सुझाव है तो सुझाव भी दिया जा सकता है, उसको तो माना जा सकता है। अतुल जी, अभी इन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार जो थे उन्होंने हमारे समय में घोटाला किया।
और अब वो हमारे यहाँ आ गए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये कार्यवाही करें, ये गलत है। ये इन्होंने आपके सामने कहा है। इसका मतलब है कि कोई भी चोरी कर ले और बीजेपी में चला जाए, लेकिन तो आप ये ये उसको भूल दूध जा का रहे हो धुला कि मान किसके लेंगे। कार में चोरी हुई है। अरे रुक जाइए पाल जी, उससे भी बढ़ के बात यह है कि अभी हाल ही में नीतीश बाबू जो इस समय बीजेपी के साथ हैं, उनके राज में 70,000 करोड़ बिना हेड बताए खर्च हो गए हैं। ये रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, उस पर भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। ये तो बिना बताए आपने पैसा खर्च कर दिया। क्या नीतीश बाबू पर कार्रवाई हुई? एक एफआईआर तक नहीं है, एक इंक्वायरी तक नहीं है। कमेटी बोल रहे थे कि कमेटी बन जाती थी। बताइए कौन सी कमेटी बनी है उस बात की? इन नितिन गडकरी जी के बनाए हुए पुल और सड़कें जो हैं वो चांद की सतह बने जा रहे हैं। कौन सी कमेटी बैठी है? कौन सी एफआईआर हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या हम इस बात की गारंटी मान लें कि नितिन गडकरी जी के ऊपर सवाल उठेंगे उनकी बनाई हुई सड़कों के लिए, जो बनाते ही गिर जाती हैं, टूट जाती हैं? क्या हम इस बात को मान लें कि बिहार के गिरते हुए पुलों के लिए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और ये सब के सब जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? तो असली दुनिया की बात कीजिए। ये आपका आरएसएस का व्हाट्सएप वाला प्रोपेगेंडा, ये फ्लैशबैक, ना उस समय वहां आप बैठे थे जब नेहरू जी थे, ना मैं था। ऐसी बात कर दो कि भैया लगे जैसे आप वहां बैठे हुए थे। राइटिंग में तो लिखा हुआ बेकार, है। नहीं बेकार की बातें मत कीजिए बीच में, बेकार की बातें मत कीजिए। आज का सच ये है कि आपको हमने चुनाव आयोग के डेटा के आधार पर झूठा साबित कर दिया है। आप झूठे हैं। चुनाव आयोग ने हम पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की है। सच्चे हैं तो आपके लिए 100 से ज्यादा सांसद जो वोट चोरी करके बैठे हुए हैं, हर विधानसभा में जो आपकी सीटें चोरी की हैं, ये सब जाएंगी। और उसी लिए आप लोग रोज नया काम करके खड़े हो जाते हैं ताकि ध्यान भटक जाए। वो हो नहीं पा रहा है। साल में 365 दिन मखाना खाने वाले प्रधानमंत्री जी को मखाना किसानों की याद नहीं आई। राहुल जी किसानों के साथ जाके खड़े हो गए। आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, तो आपने आज जाति सूचक शब्द बोल दिए। आपको क्या लगता है देश की जनता ये सब नहीं देख रही है? आप कुछ भी बोल दीजिएगा कि देश की जनता का हमें आशीर्वाद। अरे काय का आशीर्वाद है? वो रामपुर में, यूपी में अभी एक किस्सा आया, महिला दौड़ती हुई जा रही सड़क पे। क्या किया आपकी सरकार ने? मुख्यमंत्री रोज बोलते हैं आज यमराज खड़ा है, आज यात्रा निकलेगी, शव यात्रा निकलेगी, आज जनाजा निकलेगा। कुछ नहीं होता अपराधियों का, सिर्फ पीड़ितों का होता है। और आप हमें यहां नेता मंत्री की बात बता रहे हैं। हमारे राज्य में यूपीए 2 में एक मंत्री आरोप में जेल गए थे 2013 में। आपका एक पार्षद नहीं जाता, एक गली मोहल्ले का लड़का नहीं जाता। क्या बात कर रहे हैं आप? और जिन युवाओं की बात कर रहे हैं ना, वो एक लड़का बड़ा फेमस हुआ था कि अमेरिका क्या है हमें, वो आज एक्स बीजेपी खुद को लिख के खुद को ट्रोल कर रहा है। ये हालत है युवाओं की। पाल जी, रामकुमार पाल साहब जवाब दीजिए। बताते हैं। हेलो, बोलिए पाल साहब बोलिए। हाँ देखिए, ये जो झूठ की मिसाल दे रहे हैं वो चलने वाली नहीं है। और ये देश समझ रहा है, जनता समझ रही है। और ये कह रहे हैं कि जितनी बातें मैंने कही वो उसमें उनके राइटअप में है। ये बातें कोई कानून के बाहर की बात नहीं है। एसआर के बारे में पूछा, निर्णय कौन लेगा? चुनाव आयोग का कौन निर्णय लेगा? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये आलतू फालतू की बातें करेंगे। दूसरा, नितिन गडकरी को बोल रहे हैं, अरे अभी देखो पटना में 8 लाइन खुला है, इनको रतौंधी हो चुकी है। रतौंधी रात में दिखता ही नहीं, लगता ऐसा है। आज देश में इतना विकास हुआ है। अरे ये तो वो व्यक्ति लोग हैं कि देश का सोना बेचने वाले लोग हैं। ये आज की सरकार है, वही बेचा हुआ सोना वापस लाने वाली सरकार है। और आज चांद तक पहुंचा है ये। आज एक्सपोर्ट क्या है? आपके समय में क्या था? ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल, अरे पेट्रोल पे सब्सिडी किसने लगाई थी 35 रुपए की, जो 2016 से कौन पे कर रहा है? देश पे कर्ज लूट के लेके चले गए। सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था 2006 से 2012। और एक बात और कहना चाहूंगा यश जी, 2014 में तो आप ही का चुनाव आयोग था ना, कैसे हम लोग जीत के आए गए? वोट चोर, तुम्हारे जेब में से वोट चोरी कर ली हमने। कौन थे 2014 में? कौन था सरकार में? कौन था चुनाव आयोग? आप ही लोग थे ना। जनता का इतना अनादर मत करो, जनता को गालियां मत दो। ये आपकी गालियां जनता को लगेगी। तो आप जनता नहीं, ये जो ना प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में, ठीक है रामकुमार पाल साहब, अब जरा दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने चांद तारे तमाम चीजों पर चर्चा कर ली हो, एसआईआर पर चर्चा कर ली हो, जनता पर चर्चा कर ली हो, जरा मेरे विषय पर आ जाइए, क्योंकि वो चर्चा तो आप लोग लगातार करते रहते हैं। किसी भी चर्चा में वो चर्चा आप लोग की हिडन रहती ही रहती है, वो आप लोग करते रहिए। अब मैं फिर से उसी मुद्दे पर आता हूं कि जो नैतिकता पर लड़ाई चल रही है ना, उस नैतिकता में आखिर कौन बाधक है? सत्ता पक्ष बाधक है, विपक्ष बाधक है? ये वाकई सवाल है। क्योंकि अगर किसी के मन में डर है
तो उसे दूर करना भी शायद सरकार, जो कि इतनी प्रचंड सरकार थी, आपकी तीसरी बार की सरकार है, संख्या बल भले कम हुआ लेकिन सरकार में आप प्रचंड बहुमत के साथ एक तरीके से हैं, तो आप वहां पर इस शंका को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन जब जेपीसी में आप जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को उससे दूर कर रहे हैं, और इसी को आधार बनाया जा रहा है कि क्योंकि उनके मन में भी डर है। कुछ मुद्दों पर हो सकता है वो सरकार के साथ हैं, रहेंगे भी आगे, लेकिन इस मुद्दे पर वो अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लॉज 30 दिन वाला वहां पर इस देश की परंपरा रही है, जिस परंपरा का उदाहरण आप बार बार देते भी हैं। रामकुमार पाल साहब की कांग्रेस ने यह किया 75 में, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा डर है, ऐसी आशंका है। नैतिकता की बात करता हूं मैं, क्यों नहीं जवाब मिलना चाहिए? नैतिकता का जवाब देता हूं। लालू यादव पे आरोप लगा, उन्होंने रिजाइन दिया, राबड़ी जी को मनाया। अभी केजरीवाल के साथ साथ झारखंड के सोरेन भी हुए थे, उन्होंने रिजाइन दिया। उमा भारती ने रिजाइन दिया। नैतिकता वो होती है, एक केजरीवाल वाली नैतिकता नहीं होती। एक तो नई मिसाल कर दी, पूरे 70-80 सालों के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री कार्यकाल रहते हुए जेल से कार्यकाल। इसके लिए ये लाना पड़ा, ये समझ नहीं रहे हैं इसको। ये कानून सबके लिए है, कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यही है, अमित शाह के लिए भी यही है, हमारे जो 19 राज्यों में सरकार है उनके लिए भी ये लागू है। ये कैसे अपने आप पे लेते हैं, क्यों अपने आप पे लेते हैं, क्यों अपने आप को गलत समझते हैं ये? अरे स्वच्छ छवि के सही कानून बन रहा है, उसका साथ दीजिए। बताइए श्रीवास्तव, उनका एक सीधा जवाब है, उनका कहना है कि हमने किसी विपक्ष के नेता के लिए या किसी विपक्षी पार्टी के लिए कानून नहीं बनाया, उसके दायरे में हमने सबको रखा है। आज उनकी पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति उस पद पर बैठा है, हो सकता है कि भविष्य में आपकी पार्टी से या किसी और दल से जुड़ा व्यक्ति उस पद पर बैठेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, वो सब उस दायरे में आएंगे। और अभी भी आपके पास विकल्प है चर्चा करने का। अब आप घुमाते रहिए कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हो रही, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उस पर चर्चा नहीं हो रही, मीडिया उनके साथ खड़ा हो गया है, मीडिया उनके हिसाब से डिबेट कर रहा है। भाई सीधा सवाल कर लीजिए ना, वो कह रहे हैं कि दायरा बराबर है, आप भी वहां खड़े हैं, वो भी वहां खड़े हैं। अतुल जी, बिल्कुल बेस में बात यह है, एकदम जो बेसिक बात है वो ये है कि ये आफ्टर थॉट्स की सरकार है। इनको हर काम करने के बाद कुछ याद आता है और ये उसको करने के लिए एक नया चालू कर देते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ऐसा ऐसा कर लिया इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, तो मतलब केजरीवाल एक नेता इतने खतरनाक हो गए इनके लिए कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े संविधान और इतने सारे कानूनों के बीच में हम क्या करें, हमें नया कानून लाना पड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने जब जीएसटी लाए तो इन्होंने कहा नहीं भैया, इसमें तो सेल्स टैक्स में भी चोरी है, यहां भी चोरी है, वहां भी चोरी है, तो हम जीएसटी लाते हैं। नतीजा ये हुआ कि जीएसटी के अमेंडमेंट्स ही खत्म नहीं हो रहे, कितने संशोधन हो चुके हैं ये खुद नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से ये लेके आए थे कि भैया हम काला धन लाएंगे, क्या किया? इसी तरीके से इन्होंने अपराध के खिलाफ बहुत सारे कानून लाके दिखाए, क्या हुआ? एक निर्भया को कैश किया था इन लोगों ने चुनाव में, और बिल्कुल किया था, उसका भरपूर लाभ उठाया था राजनीति में। लेकिन आज उससे भयानक कई अपराध हो चुके हैं जिनकी विभत्सता का कोई और छोर नहीं है। क्या क्या एक्शन लिया इन्होंने? एक आदमी 3000 महिलाओं के वीडियो बना के भाग गया देश से, क्या कर लिया इन्होंने? तो मुद्दा कानून बनाना नहीं है अतुल जी, मुद्दा यह है कि जो भी कानून हैं उनका निष्पक्षता से और पूरी तरह पालन हो पा रहा है या नहीं। यदि नहीं हो पा रहा है तो वो सरकार अपने पद पे बैठने के योग्य नहीं है। इन्होंने देश की सुरक्षा का भी जिम्मा लिया है, लेकिन पहलगाम में जिस दिन हमला हुआ उस दिन वहां कोई सुरक्षा बल नहीं था, और ये आज उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलने खड़े हो गए और बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, ताकि देश ये पूछ ना सके कि ये बीसीसीआई ने क्यों ये मैच किया पाकिस्तान के साथ। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हम जो बोलते जाएं उसको मानते जाइए, देश की जनता देख रही है। और राहुल गांधी जी के बारे में तो पाल जी ने खुद ही बता दिया है। अब वो मांझी जी का मकान हमने प्लास्टर किया या पूरा मकान बताया, वो तो पूरा सोशल मीडिया बता देगा, उसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी बढ़िया है, अब समझ रहे हैं। मैंने जो आपको सोशल कहा, मीडिया पर इनका लहजा बदल देख गया के जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ भ्रामक हो सकता है, आपके लिए भी उनके लिए भी। अब सच्चाई किसकी क्या है वो सोशल मीडिया से नहीं, बाकी और तथ्यों से भी जाना करिए। पाल साहब, भाई यश श्रीवास्तव का कहना है कि चूंकि आफ्टर थॉट्स में आप लोग रहते हैं, आपकी सरकार रहते हैं, उनका उदाहरण भी था, और चूंकि इस कानून में एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, वो केजरीवाल जो कि कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से पैदा होते हैं, सरकार में उनके साथ आते हैं, बाद में अकेले आते हैं, उसके बाद सरकार भी चलाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, लेकिन उनसे आप इतना डर गए कि आपको नया कानून लाना पड़ा। आपके कई सहयोगी दल जिनको आपने अपने तमाम अवसरों पर साथ रखा, उनसे जुड़े लोगों का भी अंदर खाने ये कहना है कि इसके लिए वक्त पहले से कानून कुछ हैं, उनका इस्तेमाल करके आप शिकंजा कस सकते थे अगर कोई अपराध करता है, अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। एक नए कानून की फिलहाल मौजूद दौर में कोई दरकार नहीं थी।
देखिए साहब, ऐसी बात है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को असहाय समझा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो केजरीवाल को हम सत्ता से निकाल सके। कि सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं उनको कानून बनाने का अधिकार सदन को ही है। लोकसभा राज्यसभा को कानून बना के उनके लिए बनाया जा रहा है। ये केजरीवाल के डर के मारे नहीं बना रहा है। इनको यही तो गलतफहमी की बीमारी है, इनको फोबिया हो चुका है बीजेपी का। भाई कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कानून नहीं है हमारे पास ऐसा कोई, उसलिए ये बन रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं बन रहा है। कितना उनका डर लाजमी है ना। देखिए लालू यादव ने ऐसा किया सालों पहले, कांग्रेस सालों से बिहार में नहीं है लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं कर पाई, लेकिन डरी नहीं उनसे। आप केजरीवाल से डर गए चंद महीनों में। हमने जो कानून क्यों बना उसका आपको जवाब देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जरूरत थी। केजरीवाल ने इतना गंदा काम किया है कि जज भी कुछ नहीं कह पाए। और ये कहें जाति सूचक की बात, साहब आपके एक व्यक्ति, एक नेता ने कहा था, हंसराज जी कानून मंत्री थे, तेली तमोली क्या कर लेंगे, हंसराज जी ने कहा था। जो लोग, और उन्होंने तो क्या काम किया है अपने कानून मंत्री होते हुए और राज्यपाल होते हुए भी। वो आप याद करिए कितनी बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है। सर मैं उस पर नहीं जाता। आपकी पार्टी के नेताओं ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने बहुत कुछ कहा है इतिहास में, उस इतिहास पर बार बार चर्चा नहीं करता। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस, जो कि लालू यादव के समय में जो सरकार जेल से चलाते रहे, बदलाव कर करके चलाते रहे, और कांग्रेस चाह के भी सरकार नहीं बना पाई लेकिन डरी नहीं, लेकिन केजरीवाल से आप इतना डर गए? आपका सीधा जवाब है कि नहीं, कानून की जरूरत थी और कानून बनाने का प्रावधान संसद के पास ही होता है। यश, इसका कोई लालू जी ने रिजाइन दिया था, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और अभी केजरीवाल के साथ सोरेन ने रिजाइन दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश जी ने भी रिजाइन दिया था और माझी को मुख्यमंत्री बनाया था। अरे बहुत सारे, उमा भारती ने रिजाइन दिया था जब हमारे एमपी में शिवराज सिंह बने थे मामा जी। तो ये दिया था, नैतिकता का हद पार किया है तो केजरीवाल ने किया, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट असहाय था। इसके लिए कानून की जरूरत थी, ये दिया गया है। विपक्ष समझे, अब मेरा रामकुमार पाल साहब, मैं फाइनल कमेंट की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि बहुत अनर्गल चर्चाएं हो रही है, क्योंकि बार बार यश श्रीवास्तव का ये कहना है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, आपका कहना है कि जरूरत थी। मेरा सीधा सा सवाल इतना है कि इस पूरे प्रकरण में आपको लगता है कि हाँ जेपीसी के सामने आपको समर्थन मिल पाएगा? आप जो कह रहे हैं कि देश को ऐसे कानून की जरूरत थी, कानून बनाने का प्रावधान या व्यवस्था वो जिस प्रक्रिया से गुजरती है सदन के अंदर से ही जा सकती है, वो आपने अपनाया। अब जब जेपीसी में आप इस मुद्दे पर ले जाएंगे तो वहां पर समर्थन प्राप्त होगा आपको, और वो डर जो है उस डर के दायरे को भी आप दूर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्रियों को भी रखा है। किसी एक पार्टी या किसी एक पार्टी के खिलाफ अपनी बात नहीं रखी है। देखिए जेपीसी में सब चुने हुए 10-10, 12-12, 15-15 लाख को फॉलो करके सांसद चुनते हैं। तो सांसद अब निर्णय लेंगे, अपने सुझाव देंगे। जेपीसी इसीलिए कि जितनी भी आपको सुधार चाहिए, और उसमें 21 लोग विपक्ष के होंगे और राज्यसभा लोकसभा मिला के बाकी सदस्य सरकार के होंगे, सबकी चर्चा होगी। जेपीसी कई बार बनी है, जेपीसी कार्य करते आई है, तो ये रखना एक अनिवार्यता है। ये नहीं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं होगा सर। सदन का काम, जेपीसी का काम, लोकसभा का काम लोकसभा राज्यसभा में होगा। वो नैतिकता है और वो संविधान यही कहता है। यश श्रीवास्तव भाई, उनका बार बार कहना है कि आप भले गुमराह करते रहिए, मुद्दों से भटकाते रहिए, या कहें कि बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून बनाने की जरूरत थी, चाहे वो आप सत्ता में होते किसी और घटक दल के साथ या बीजेपी सत्ता में है किसी और घटक दल के साथ। आज के दौर में ऐसी आवश्यकता थी क्योंकि ताजा उदाहरण केजरीवाल का था, जो कि बार बार सबके कहने, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उनके बार बार कहने पर भी सरकार चलाते रहे जेल से। देश का हर नागरिक ये अच्छी तरह समझ ले कि ये नाटकीय पटकथाएं जिनको सुना सुना के हर अजीब से कानून की पृष्ठभूमि बनाया जाता है, वो झूठ अब खुल रहा है। वोट चोरी का खुलासा और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जनता का समर्थन इनके हर झूठ का जवाब है। और जेपीसी हो या जो कुछ भी हो, अगर इनके साथी दलों को भी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक वर्चस्व से थोड़ा भी लगाव है, तो वो जो जवाब देंगे वो हमको, आपको दोनों को देखने को मिलेगा। चलिए, उसका इंतजार बिल्कुल रहेगा, आपको भी, मुझे भी और रामकुमार पाल को भी। बहुत शुक्रिया यश, आपका भी बहुत शुक्रिया।
रामकुमार पाल जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इस वक्त का मुद्दा है, क्या वाकई ये सबसे लाजमी मुद्दा है जिस पर बहस हो सकती है, नहीं हो सकती है? विपक्ष इस बात को लेकर आमादा है कि ये बहस का मुद्दा ही नहीं। अब अमित शाह ने क्या जवाब दिया? अमित शाह कहते हैं कि इस पूरे प्रस्ताव को लाने के, कानून बनाने के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है कि वो दल कोई भी हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे जुड़ा आपराधिक श्रेणी में आता है, इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देता है, तो 30 दिन का समय है। उस 30 दिन के अंदर अगर सच साबित होता है तो ठीक, और नहीं तो उसके ऊपर एक्शन होगा। हम वो प्रस्ताव लेकर आए हैं। सदन में अगर चर्चा नहीं हो पाई तो जेपीसी के पास भेजा गया, और जेपीसी में चर्चा करने का पूरा विकल्प है, प्रावधान है, लेकिन विपक्ष इससे कतरा रहा, यह कहकर कि असल में विपक्ष को डराने के लिए नहीं, बल्कि जनता को और प्रताड़ित करने के लिए यह नया कानून लाया जा रहा। लेकिन आखिर जवाब जनता ही देती है, और बिहार सबसे ज्वलंत होगा जहां से जवाब आएगा, चाहे वो विपक्ष के लिए हो या सत्ता पक्ष के लिए हो। नमस्कार।